everyone, very morning. Chapter number 10, last chapter of class 7th history. चैप्टर का नाम है 18th century political formation. एंड आई थिंक लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था जो आपके कल्चर से रिलेटेड चीजें थी. If you look at map 1 and map 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during first half of the 18th century. इसी बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर है, इसमें रीशेप हुई है, एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम आए, जैसे ये हमारा इंडिया है. एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर ये वाली यहाँ तक थी. एंड यहाँ पे हमारा हैदराबाद एक स्टेट निकल के आया है, मराठा, बंगाल, अवध, जाट, यहाँ पे मालवा, यू कैन सी. एंड 1765 में नोटिस हाउ अनदर पावर द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैबल मेजर चंक्स ऑफ द टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया से इनका जो what these maps tells that political condition in 18th century of India changed the quite dramatically within a relatively short span of time after the death of Aurangzeb in 1707. एंड इवन द ब्रिटिशर्स भी आ गए थे हमारी कंट्री में, तो उसके बाद से इवन हमारे जो नेटिव रूलर्स थे वो भी अपने रीजन के बारे में ज्यादा सोचते रेदर देन कंट्री एज ए होल. In this chapter, we will read about emergence of new political groups in subcontinent during first half of 18th century. जैसे औरंगजेब की डेथ के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था हमारा 1761 में. पानीपत के 3 बैटल हुए हैं, 1526 में फर्स्ट, 56 में सेकंड एंड 1761 में थर्ड बैटल. The crisis of empire and later Mughals. In chapter 4 you see that आपने देखा था कि मुगल एम्पायर reached the height of success and started facing a variety of crises toward the closing years of the 17th century. These are caused by a number of factors, जिसमें एम्पायर जो औरंगजेब था उसने डिप्लीट कर दिया अपनी मिलिट्री को एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑफ हिज आर्मी फाइटिंग ए लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन में अपने आप को वो करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज में खत्म कर दिया एंड जो खजाने में पैसे थे उसके वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहे थे. अंडर its successor, efficiency of imperial administration ये टूट गई थी. It became increasingly difficult for the later Mughal emperor to keep a check on their powerful मनसबदार, क्योंकि मनसबदार इतने पावरफुल हो चुके थे उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिए थे. नोबल्स जो अपॉइंट होते थे एज गवर्नर, जिसको हम सूबादार बोलते हैं, ओपन कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था. रेवेन्यू को हम दीवानी बोलेंगे एंड मिलिट्री को फौजदारी, दोनों क्या. दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्रिकल पावर उनको मिल चुकी थी ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर. एंड एज द गवर्नर कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंस, द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ द रेवेन्यू, जो कैपिटल हो डिक्लाइन. पीजेंट और जमींदार ने भी रिबेलियन किया इन मैनी पार्ट ऑफ द नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स, ये बड़ी है इन प्रॉब्लम से भी, एंड दीज रिवोल्ट्स वर सम टाइम, इसके वजह से हुई है, कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस. उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे. इवन अलाउद्दीन खिलजी तो 50% ऑफ प्रोड्यूस पे टैक्स लगा था. औरंगजेब की बहुत ज्यादा नॉन सेक्युलर पॉलिसी थी या फिर रिलीजियस पॉलिसी हम बोल सकते हैं, जिसमें उसने जजिया दोबारा लगाया था. एट द अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट बाय पावरफुल chieftain to control, to consolidate their own position. Mughal authority had been challenged by religious group in the past as well, but these groups were now able to seize the economic resource of the region to consolidate their position. अब वो एबल थे, जो आपके नए स्टेट थे, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज कर सके. द मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी. मुगल औरंगजेब के बाद कोई रोक नहीं पाया था एंड ये आपका अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर के हाथ में चली गई थी, लोकल शिफ्टन एंड अदर ग्रुप्स. रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कोफर्स, इसमें बताया गया है द फॉलोइंग इज ए कंटेम्पोरेरी राइटर अकाउंट फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऑफ द एम्पायर, कि आपका एम्पायर जो बैंकरप्ट हो चुका है. द ग्रेट लॉर्ड आर हेल्पलेस एंड इम्पोवरिश्ड, बताया गया कि आपके जो एम्पायर थे वो रोड पे आ चुके हैं, ऐसा कुछ था इसमें. इन द मिड ऑफ द मिड्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में ही ईरान से एक रूलर आता है नादिर शाह, जिसने अटैक किया इंडिया पे या फिर दिल्ली पे. एंड बैटल ऑफ करनाल इसने लड़ा है इन 1739 में. किसके साथ? मुगल एम्परर आएगा एक मोहम्मद शाह रंगीला in 1739 and took away immense amount of wealth. बहुत सारी wealth आपकी ये भी ले गया. This invasion was followed by series plundering. इसके बाद 1761 में दोबारा से बैटल ऑफ पानीपत होता है
by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times in between 1748 to 1768. नादिर शाह ने अटैक किया दिल्ली पे। वो क्या क्या लेके गए यहाँ पे बताया गया है कि द डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन वाज डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्पोरेरी ऑब्जर्वर। उन्होंने ऐसे बताया है 60 लाख रुपीज उस टाइम के 60 लाख एंड सम थाउजेंड गोल्ड कॉइन, हजारों में सोने के सिक्के, नियरली 1 करोड़ रुपीज के वो थे, गोल्ड वेयर, नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स वो लेके गया है, एंड पिकॉक थ्रोन, इवन आपका जो कोहिनूर का हीरा है वो भी वो वहां से लेके चला है। Another account describes the invasion impact upon Delhi. दिल्ली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? Who had been the master who are now in the state, मतलब जो राजा वगैरह थे वो अगेन रोड पे आए हुए, बस ये सब था। ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड, सभी साइड से आपका प्रेशर था। द एम्पायर वाज फर्दर वीक, जो मुगल एम्पायर है दोबारा से और ज्यादा वीक होगा, बाय कंपटीशन अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स और फ्रैक्शन में, जिसमें एक ईरानी थे दूसरे तुरानी थे, जो कि नोबल्स थे तुर्किश डिसेंट। फॉर ए लॉन्ग टाइम लेटर मुगल्स एम्परर वर पपेट्स, ये जो कठपुतली बन के रह गए आपके बाद के जो मुगल एम्परर आएंगे, इन द हैंड ऑफ आइदर वन और टू ऑफ दिस ग्रुप्स। द मोस्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन केम व्हेन टू मुगल एम्परर जो है दैट इज फरुखसियर 1713 से 1719 तक, और आलमगीर टू 1754 से 59 में, इनको असैसिनेट कर दिया गया, एंड टू अदर्स अहमद शाह 1748-54 तक एंड शाह आलम टू were blinded by their nobles. Emergence of new state with the decline, Fluxier receiving a Nobel in the court. With the decline of authority of मुगलों की जब से आपकी अथॉरिटी डिक्लाइन हुई, द गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंस जिसमें सूबेदार थे एंड ग्रेट जमींदार, उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया अपनी अथॉरिटी को इन डिफरेंट पार्ट। दो द जो आपकी 18th सेंचुरी में है, मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंट इनटू ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट। ब्रॉडली स्पीकिंग, the state of 18th century can be divided into three overlapping groups थे इसमें। एक तो वो स्टेट that were old मुगल प्रोविंस, जहाँ पे जैसे अवध था, यहाँ पे पुराना मुगल प्रोविंस था, आपका बंगाल, हैदराबाद, वो दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट के लोग हो चुके थे, एंड रूल ऑफ दीज स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्पायर, उन्होंने अपने फॉर्मल टाइज को नहीं तोड़ा, बट ये आपका इंडिपेंडेंट है। सेकंड में जो स्टेट that had enjoyed considerable independence under the Mughal as वतन जागीर की तरह, and these include several राजपूत इसमें थे, principalities थी, और लास्ट जो ग्रुप था including the state under the control of Maratha, Sikh, Jat, and they were differing size and has seized their independence from the Mughal after a long term armed struggle। इन्होंने मुगलों से अपनी जो स्टेट है वो छीना, मुगलों के साथ लड़के अपनी टेरिटरी बनाई, उसको इंडिपेंडेंट किया। ओल्ड मुगल प्रोविंस, among the states that were carved out of old Mughal province in the 18th century, three stands जिसमें आपका अवध, बंगाल और हैदराबाद। यूपीएससी का फ्रेम स्टेटमेंट, which of the following was one of the old Mughal province state, that is अवध भी रहेगा, बंगाल भी and हैदराबाद भी। All three states were founded by member of 5 Mughal nobility who had been governor of Lal province। इनको किसने फाउंड किया है? जो पुराने मुगल गवर्नर हम बोल सकते, जैसे सादत खान, इसने क्या फाउंड किया? अवध किसने फाउंड किया? सादत खान ने। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल, एंड आसफ जहां ने हैदराबाद। इन तीनों के फाउंडर आपको याद रखने हैं। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन, इनको हाई मनसबदारी पोजीशन मिली थी, एंड एंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर, राजा का विश्वास भी इन पे बहुत सारा। बहुत आसफ जहां जिसने हैदराबाद बनाया था, और मुर्शिद कुली खान बंगाल ने हेल्ड ए जत रैंक, इनके पास जत रैंक थी 7,000 की, और जो सादत खान है आपका अवध का, उसके पास 6,000 की। इसके बाद ना हैदराबाद, जिसमें निजामुल मुल्क आसफ जहां, जो कि फाउंडर है हैदराबाद के, पूरा नाम इनका ये है, 1724 से 48 के बीच में, वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर रहे हैं कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। इसके टाइम में, फरुखसियर के टाइम में, ये भी पूछ सकता है। जो आसफ जहां है जिसने हैदराबाद फाउंड किया था, फिर निजामुल मुल्क दे सकता है अकेला, ये आपको फरुखसियर के कोर्ट में था। ही वाज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिव चार्ज ऑफ द डेक्कन, पहले इसके पास अवध था। एज द मुगल गवर्नर of Deccan province during 1720
और 22 के बीच में आसफ जाह हैड ऑलरेडी गेन्ड कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कंट्रोल इसके पास आ चुका था। टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द डेक्कन में जो इतना सारा हम बोल सकते हैं लूटपाट चल रही थी, स्ट्रगल चल रहे थे, आपके जो औरंगजेब है उसने भी रेड स्टार्ट कर दी। एंड कंपटीशन अमंग द कोर्ट नोबिलिटी, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड एंड बिकम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन। तो उस रीजन का ये एम्परर बन गया। आसफ जाह ब्रॉड स्किल सोल्जर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द साउथ। He appointed Mansabdar and granted Jagir इसने दी थी, although he was still a servant of the Mughal emperor. He ruled quite independently. रूल अपना इंडिपेंडेंटली करेगा बट सॉवर्निटी उन्हीं की है। Seeking any direction from Delhi or facing any interference, the Mughal emperor merely confirmed the decision already taken by Nizam ul Mulk Asif Jah. The state of Hyderabad जो था was constantly engaged in a struggle against the Marathas के साथ इनका स्ट्रगल था टू द वेस्ट में एंड विद द इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ जिसको क्या होते हैं नाइकाज, इसके साथ रिलेटिव्स में। द एम्बिशन ऑफ द निजाम उल मुल्क टू कंट्रोल रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूस, कहाँ पे है कारमंडल, कोरोमंडल कोस्ट जो आपकी इन द ईस्ट वर चेक्ड बाय द ब्रिटिशर्स वर बिकमिंग इंक्रीजिंग पावरफुल इन दैट रीजन। अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है निजाम ऑफ हैदराबाद के पर्सनल ट्रूपर्स के साथ। द निजाम है जे सवारी ऑफ 400 एलिफेंट है उनके पास, सेवरल थाउजेंड ऑफ हॉर्समैन है नियर हिज पर्सन एंड हु रिसीव टुवर्ड्स 100 रुपीज नॉमिनल पे एंड एक्सट्रीमली वेल माउंटेड एंड रिच कंप्लीशन। जो है अब आता अवध। अवध को शहादत खान आप याद कर सकते हो, पूरा नाम है बुरहान उल मुल्क शहादत खान। वाज अपॉइंटेड, सूबादार बना था अवध का 1722 में एंड फाउंडेड ए स्टेट which was one of the most important emirats किससे निकले थे, मुगल एम्पायर से। अवध वाज प्रोस्पेरस रीजन कंट्रोलिंग रिच एलुवियल गंगा प्लेन यहाँ पे थे एंड मेन ट्रेड रूट था बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल के बीच में। बुआरन और मुल्क आपका जो है ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ सूबादारी, आपकी दीवानी एंड फौजदारी, तीनों इन्होंने अपने आप के पास रखी थी। इन अदर वर्ड्स ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्रिकल अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ द अवध। अवध की सारी आपके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इसी के। बुरहानुल मुल्क ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस, मुगलों के इन्फ्लुएंस को इसने डिक्रीज करने की कोशिश की थी अवध के रीजन में बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर। जागीरदार इसने बोला कि आप कम अपॉइंट करो, अपॉइंटिंग बाय द मुगल। ही आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स की साइज इसने कम कर दी एंड अपॉइंट हिज ओन लॉयल सर्वेंट, अपने खुद के लॉयल सर्वेंट इसने अपॉइंट किए हैं जो वैकेंट पोजीशन थी वहां पे। The account of Jagirdar were checked to prevent cheating and revenues of all district were assessed by official noble, जो कि नवाब की कोर्ट में था, उनका रेगुलर चेक चलता था। एंड he seized the number of राजपूत जमींदार, इसने सीज कर लिए जो कि एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड पे थे एंड अफगान ऑफ रोहिलखंड, उनसे भी। द स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर द लोन्स, स्टेट किस पे डिपेंड था, लोकल बैंकर और महाजन से लोन के लिए। इट्स होल्ड द राइट, इन्होंने राइट कलेक्ट द टैक्स को सोल्ड कर दिया था टू द हाईएस्ट बिडर्स, जो सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा उसको देंगे। दीज रिवेन्यू फार्मर्स, जिनको इजारादार बोलते थे, ये याद रखना इजारादार क्या होता है, रिवेन्यू फार्मर्स, एग्री टू पे द स्टेट ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी। तो इजारादार के पास ही लैंड आ गई। लोकल बैंकर ग्रांटेड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। इन टर्न द रिवेन्यू फार्मर वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। तो टैक्सेस की पावर इजारादार या फिर रिवेन्यू फार्मर्स के पास आ चुकी थी। These development allowed new social groups जैसे मनी लैंडर यहाँ पे आएंगे, बैंकर्स, टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट एंड स्टेट के रिवेन्यू सिस्टम में भी इंटरफेयर करेंगे, समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट, जो ऐसा पहले नहीं था। देन आपका बंगाल, इसको बनाया था मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक आउट ऑफ द मुगल कंट्रोल, इसके टाइम में मुर्शिद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज द नायब या फिर डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, इस पोस्ट पे इसको मुगलों ने रखा था। ऑल्दो नेवर ए फॉर्मल सूबादार इसको अपॉइंट नहीं किया। मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज ऑल पावर दैट वेंट विद द ऑफिस। लाइक द रूलर ऑफ हैदराबाद अवध, ही आल्सो कमांड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे इसने कमांड करनी स्टार्ट कर दी।
इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस इन द बंगाल, तो सारे एक चीज कॉमन है कि मुगलों के इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं उस जगह पे। इसने क्या किया, ही ट्रांसफर्ड ऑल द मुगल जागीरदार टू ओडिशा एंड ऑर्डर ए मेजर रीअसेसमेंट कर दिया रिवेन्यू ऑफ बंगाल का। रिवेन्यू वाज कलेक्टेड इन द कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी जो आपके रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम ऑल द जमींदार। एंड एज ए रिजल्ट मेनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंकर्स, कई जमींदार को पैसे पे करने के लिए बैंकर से लेके आने पड़ते थे या फिर मनी लेंडिंग करनी पड़ती थी। दोज अनेबल टू पे, जो पे नहीं कर सकते थे, वर फोर्स टू सेल देयर लैंड टू लार्ज जमींदार, जो पे नहीं कर सकते उनको अपनी जो लैंड है वो बड़े जमींदारों को सेल करनी पड़ती थी, फिर वो उनसे छीन लेते थे। यू कैन सी अलीवर्दी खान होल्डिंग द formation of a regional state in the 18th century Bengal में therefore led to considerable change among the zamindar. The close connection between the state and bankers, noticeable in Hyderabad, Awadh as well, was evident in the Bengal under the rule of Ali Wardi Khan. During his reign, आपका जो टाइम में है, banking house of the Jagat Seth become extremely prosperous. जो हमने अभी देखे हैं, अवध, हैदराबाद एंड बंगाल। यूपीएससी कैन फ्रेम दिस क्वेश्चन इन द मेंस में से क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग दीज स्टेट, और ये कैसे इमर्ज हुए और इसमें क्या रोल था। तो 150 वर्ड में आराम से आप लिख सकते हो। फर्स्ट थिंग, उन्होंने मुगलों को इन्फ्लुएंस को कम कर दिया। दूसरा, मुगल एम्पायर खुद आपका वीक हो रहा था। थर्ड चीज आप लिख सकते हो कि जितनी भी लैंड थी, रिवेन्यू असेसमेंट था, सारा इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड देन असेसमेंट ऑफ टैक्सेज, ये इनके पास आ गए, इजारादार। तो आप ऐसे 10-15 पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे आपके 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, तो हर एक में अगर 4 पॉइंट लिखोगे तो आपके 12 पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ से निकल के आएंगे। 2-3 पॉइंट तो कॉमन रहेंगे। इफ यू टेक ए बर्ड आई व्यू, वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर अमंग दी स्टेट। जो हम बात कर रहे थे, फर्स्ट, मैनी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट वर इस्टेब्लिश्ड, बहुत सारे लार्ज स्टेट यहाँ बन गए थे बाय एसवाई। मुगल नोबल्स जो थे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम that they had inherited in the particular जागीरदार system में। Second, their method of tax collection थोड़ा अलग था। Rather than relying upon the office of the state, all three regions contracted with the revenue farmers, collection of revenue के लिए इन्होंने contract कर लिया। And the practice of इजारादारी यहाँ पे start हो गई थी, thoroughly disapproved by the Mughals, spread all over the India in the 18th century में। और उनके जो impact है उन the countryside differed considerably. The third common feature of all these regional state was emerging relationship with the rich banker and merchant के साथ इनके relationship बने हुए हैं। And these people lent money to revenue farmers, received land and security, and collected tax from these lands, though their own agents जो थे उनसे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट जो है बैंकर्स गेनिंग स्टेक इन न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, तो इन मर्चेंट का पॉलिटिकल कंट्रोल में थोड़ा बहुत रोल यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ बताया गया, मैनी राजपूत रूलर had accepted the sovereignty of the Mughals, but Mewar was only the state. The only यूपीएससी कैन फ्रेम स्टेटमेंट ऑन ओनली बहुत सारी बार करती है। तो उन्होंने डिफीट मना कर दिया मुगल अथॉरिटी को, जिसमें राणा प्रताप जो थे असेट द थ्रोन ऑफ मेवाड़ इन 1572 उदयपुर में विद द लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिया। ए सीरीज ऑफ इनवॉइस वर स्पेंट टू राणा टू परसुएड हिम टू एक्सेप्ट द मुगल सोवरेनिटी, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड, बट उसने मना किया। अब यहाँ पे आएगा वतन जागीर ऑफ द राजपूत। मैनी राजपूत किंग, particularly those belonging to the Amber and Jodhpur, आज के टाइम में आमेर बोल सकते हैं और जोधपुर, had served under the Mughal distinction. Sorry, served under the Mughal with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerably autonomy थी उनके पास in their वतन जागीर में, but in 18th century these rulers were attempted to extend their control over adjacent regions. जैसे अजीत सिंह, the ruler of Jodhpur, also involved in the factional politics at the Mughal court में आ चुका था। These influential Rajput families claimed in the सूबेदारी, the rich पर आपकी जो प्रोविंस जैसे गुजरात और मालवा भी इन्होंने तो की। राजा जीत सिंह ऑफ जोधपुर held the governorship of Gujarat and सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर जो थे was governor of Malwa. These offices were renewed by Emperor Zadar Shah in 1713. They also tried to extend their terrorist
So sorry, territories by the seizing portion of the imperial territories. Neighboring there होता है. Nagaur was conquered and annexed to House of Jodhpur, while Amber seized large portion of Bundi. अंबर ने बहुत सारा बूंदी का पोर्शन सीज कर लिया. सवाई राजा जय सिंह फाउंड ए न्यू कैपिटल एट जयपुर में इन्होंने बनाई एंड गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722. मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान 1740 में पुट सीवियर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन. ये आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट है राजस्थान का, यू कैन सी. Many Rajput जो शिफ्टन है built a large number of forts on the hilltops which became center of power. यहाँ पे बन गए थे with extensive fortification के साथ. These majestic structure आपका अर्बन सेंटर में प्लेस टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर बन गए थे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे थे और भी बहुत सारी बिल्डिंग थी. चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंटेन मैनी वाटर बॉडीज जैसे वेरिंग फ्रॉम तालाब, कुंडी जिनको वेल बोलते हैं, बाउली स्टेप. ये आपका जंतर मंतर है इन जयपुर एंड ये आपका यूनेस्को में है, दिल्ली वाला नहीं. राजा जयसिंह ऑफ जयपुर. A description of Raja Jai Singh in Persian account in 1732. Raja Jai Singh was at height of his power. He was a governor of Agra 12 साल तक एंड मालवा के बने हैं 5 से 6 साल. He possessed a large army. आर्टिलरी इनके पास थी, ग्रेट वेल्थ थी. He says his sway extended from Delhi to bank of the Narmada. सवाई जयसिंह ने रूलर ऑफ अम्बेर कंस्ट्रक्टेड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, तो यूपीएससी पूछ सकती है. एंड एक इनमें दिल्ली में थी, एक जयपुर में, एक उज्जैन, एक मथुरा, एक वाराणसी. कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, जंतर मंतर है. और ये ऑब्जर्वेटरी जो थी, इंस्ट्रूमेंट स्टडी द हेवनली बॉडी, मतलब जो आपके मून वगैरह इनको स्टडी करने के लिए उन्होंने बनाए थे. उसके बाद है सीजिंग इंडिपेंडेंस. अब यहाँ पे आएगा सिख. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख इनटू ए पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द, एक मिनट, organization of Mughal into political community during 17th century help in a regional state building in the Punjab. Several battles were fought by the Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers के साथ, both before and after institution of खालसा, जो कि 1699 में बनी थी. उससे पहले भी और उसके बाद में भी इन्होंने लड़े हैं. उनकी डेथ हो गई 1708 में. और जो खालसा रोज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल जबकि अथॉरिटी थी अंडर बंदा बहादुर, फिर उनकी लीडरशिप करेंगे सिख की. And declare their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh के नाम पे इन्होंने coin start की and establish their own administration. सतलुज और यमुना के बीच में, यमुना इसको बोल रखा है. बंदा बहादुर was captured, इनको कैप्चर कर लिया गया 1715 में और एग्जीक्यूट कर दिया गया 1715 में. स्वॉर्ड ऑफ महाराजा जय रंजीत सिंह, जो कि पंजाब के एक हो रहे हैं. अंडर नंबर ऑफ able leadership in the 18th century में सिख organized themselves into a large number of bands, जिसको हम क्या बोलते हैं, जथ या फिर जठा बोल सकते हैं. और लेटर इनको क्या बोला है, मिसल्स. their combined force were known as grand army, इसको हम दल खालसा बोलते हैं. and entire body used to meet at अमृतसर at the time of बैसाखी, बैसाखी के टाइम में एंड दिवाली के टाइम में, तो कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए एक लोग, सारे लोग एक साथ मिलते थे. एंड इसको ये क्या बोलते थे, रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, मतलब गुरुमत. एंड ए सिस्टम कॉल्ड राखी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स. तो आपसे पूछ सकता राखी क्या थी, तो आपकी बनने वाली नहीं थी. ये आपका कल्टीवेटर जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें आपको 20% देना पड़ेगा, इसको ये राखी बोल रहे हैं. पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी. एंड टुवर्ड द एंड ऑफ 17th सेंचुरी में पावरफुल स्टेट emerging in the Deccan में under the leadership of Shivaji, जिनको मराठा बोलेंगे, which finally led to establishment of Maratha state. And Shivaji was born to Shahaji and Jijabai. शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था 1630 में. Under his guidance, under the guidance of his mother and उनकी गार्जियन दादा कोनदेव, Shivaji embarked on a career of conquest at a young age. And the occupation of Zavli made him the undisputed leader of Mawala Highlands, which paved the way for further expansion. And मतलब उन्होंने बीजापुर मुगल इनको वो जो था ना एक्सप्लोइट अगेंस्ट, ये सब, एक मिनट,
His exploit against the forces of Bijapur and Mughals made him legendary figure. वहां से इनको वो सारा वो मिला है मुगल एक्सप्लोइटेशन से ही. एंड ही ऑफन रिस्टोर्ड द गुरिल्ला वारफेयर करते थे अगेंस्ट हिज ओपोनेंट. मतलब आप चिपके वार करेंगे चार पांच लोगों का ग्रुप बना के. बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टेड बाय रेवेन्यू कलेक्शन मेथड बेस्ड ऑन सोथ एंड सरदेश में. ये बेसिकली दो टाइप के टैक्स थे. ठीक है. एंड फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट इन्होंने बनाया. गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी जो है वाज टू रूल. क्योंकि किस्मत रूल करने के लिए है. एंड इनको उन्होंने बोला है राज करेगा खालसा. देयर वेल नाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनेबल देम टू पुट अप सक्सेसफुल रेजिस्टेंस मुगल गवर्नर को फर्स्ट एंड देन अहमद शाह अब्दाली को हु हैड सीज द रिच प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम मुगल. The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin 1765 में. Significantly, the coin bore the same inscription as one of the order issued by Khalsa in the time of Banda Bahadur. वैसे कुछ coin इन्होंने start की. The Sikh territory in the late 18th century extended the Indus or Jamuna, but were divided into different rulers. One of them, Maharaja Ranjit Singh, reunite किया है इन ग्रुप्स को एंड established the capital at Lahore in 1799. एंड 1849 में आई थिंक 9 के आगे डेथ हो जाएगी. तब तक मुगल या फिर हम बात करें ब्रिटिश शासन को कैप्चर नहीं कर सकी. मुगल तो खैर चल गए थे इस टाइम तक तो ऑलमोस्ट. द मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम जो कि सस्टेन्ड ऑपोजिशन टू मुगल रूल. मुगलों के खिलाफ ये निकल के आए थे. शिवाजी 1627 से 80 तक carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families में जिसको ये लोग देशमुख बोलते हैं. तो देशमुख क्या होता है? वॉरियर फैमिली. ग्रुप ऑफ हाईली नोबल्स हाईली मोबाइल पीजेंट्स जिसको पास्टोरलिस्ट कुनबीज बोलते हैं. तो कुनबीज क्या होता है ये आ सकता है. एंड प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा एम्पायर. ये मराठा आर्मी को शिवाजी यूज दिस फोर्स टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिनसुला. आफ्टर शिवाजी की डेथ के बाद इफेक्टिव पावर ऑफ द मराठा स्टेट वाज वाइडली बाय ए फैमिली ऑफ चिटपाउन ब्राह्मण who served शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर बोलते थे. आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर के कंटेक्ट में समझ सकते हैं. और पुनः इस मराठा एम्पायर की कैपिटल को बनाया गया. अब यहाँ बताया गया है अंडर द पेशवा मराठा डेवलप ए वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मराठों ने बनाई थी पेशवा के कंट्रोल में. देयर सक्सेस ले इन बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज बाय द मुगल्स एंड बाय रेडिंग जो सिटीज हैं उनकी and engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcement could be easily distributed. 1720 और 61 के आसपास मराठा एम्पायर एक्सटेंडेड इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. मालवा एंड गुजरात को इन्होंने सीज कर लिया है मुगल से 1720 में. एंड बाय द एंड ऑफ 1730 मराठा किंग was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. एंड उन्होंने कोशिश किए हैं राइट टू चौथ एंड सरदेशमुखी. चौथ में आपका 1/4 टैक्स रहेगा एंड सरदेशमुखी में 1/10 आप लोगों को प्रोटेक्ट करने की. बाजीराव वन इनको बोलते हैं बाजीराव बल्लाल was the son of पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे. he was a great मराठा जनरल who is credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vindhyas and known for his military campaigns against Malwa, Bundelkhand and गुजरात और पोर्तुगीज. बाजीराव मस्तानी जो मूवी देखी उसमें बाजीराव वन रणवीर कपूर है आई थिंक. रणवीर कपूर रणवीर सिंह उनके कंटेक्स्ट में इनका जो रोल था कोई नहीं का था. रेडिंग दिल्ली 1737 में फ्रंटियर्स ऑफ द मराठा डोमिनेशन के एक्सपेंड रैपिडली एक्सपेंड हुए हैं. राजस्थान में भी पंजाब में भी बंगाल और उड़ीसा में भी इवन कर्नाटका तक तमिल Telugu south में. and they were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute and accepting the Maratha sovereignty. Expansion brought enormous resources but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile toward the Marathas. As a result, they were not inclined to the support of the Maratha during the Third Battle of Panipat in 1761. सोच यहाँ पे 25% है. सर देशमुख मैंने आपको बता दिया. ये आपको बेसिकली लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द जमींदार इन द डेक्कन दिस वाज कलेक्टेड बाय द मराठा एंड 9 to 10% आपको सर देशमुख ही रहेगा.
Land revenue का is paid to the head revenue collector in the Deccan. Alongside endless military campaigns, Maratha ने develop किया an effective administration system, and once conquest had been complete and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local condition into the account. Agriculture was encouraged हुई है and trade को revive किया है. This allowed Maratha chief सरदार को like सिंधिया और ग्वालियर. तो ये आ सकता सिंधिया कहाँ पे थे? ग्वालियर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले आपके नागपुर में, and resources to raise powerful armies. Maratha campaigns into Malwa in 1720 did not challenge the growth and prosperity of the cities in region. उज्जैन एक्सपेंड अंडर द सिंधियाज पेट्रोनेज में उज्जैन का आपका एरिया है वो एक्सपेंड हुआ है, एंड इंदौर होलकर के टाइम में. इन सब की एक ट्रिक है, जैसे सिंधिया आपके ग्वालियर में है वैसे आपको सिंधिया आई थिंक आज भी जो सर नेम है. इंदौर तो डोर है तो डोर में होल, इंदौर में होलकर. नाग भोसले तो नाग आपका डसता है तो भोसले डसले, इस टाइप से. एंड बाकी आप देख लेना. और कोई इसमें गायकवाड़ बड़ौदा तो गायकवाड़ रीजन जो है बड़ौदा में गुजरात का. By all account, these cities were large, prosperous and functioned as important commercial and cultural center ये बन गए थे. New trade route जो है emerged within the area जो कि controlled by the Marathas. The silk produce in the Chanderi regions now found a new outlet. पूना में बन गया था. The Maratha capital थी ये बुरहानपुर, which has earlier participated in the trade between the Agra and Surat. Now expanded its inland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow, and इलाहाबाद को भी इन्होंने किया. अब बताया गया जाट के बारे में. Like the other state, जाट consolidate their power during the late 17th century and 18th century के आसपास. During their leader चूड़ामन जो है, they acquire control over the territory situated to the west of the Delhi. And by 1680 में they had to begin dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra के बीच का एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था. एंड इवन आगरा सिटी को भी और फोर्ट को भी. The Jat were prosperous agriculturist थे, एंड टाउन लाइक पानीपत और बल्लभगढ़ के आसपास थे. मोर इंपोर्टेंट थे इनके ट्रेडिंग सेंटर यहाँ पे, डोमिनेटेड बाय देम. अंडर सूरजमल जो था किंगडम ऑफ भरतपुर इन्होंने बनाया था, एमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट. When Nadir Shah attacked Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge here. His son Jawar Singh ने 30,000 ट्रूप्स अपने अंडर लेके आए थे. यहाँ पे थोड़ा बताया गया था पावर ऑफ जाट जेनिथ पे अपनी टॉप पे पहुंची थी अंडर सूरजमल. उन्होंने कंसोलिडेट किया था स्टेट ऑफ भरतपुर को, जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान में है 1756 के आसपास. द एरिया अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ सूरजमल ब्रॉडली इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ राजस्थान, सदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली. सूरजमल बिल्ट ए नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस बनाए हैं लोहागढ़ में, भरतपुर में, एंड रिगार्डेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ दैट टाइम. ये बंगला आप देख सकते हो. एंड आपके जो 20,000 मराठा इनके पास थे 15,000 सिख ट्रूप थे अंडर जवाहर सिंह. while the भरतपुर फोर्ट was built a fairly traditional style में, डिग यहाँ पे थी, एंड एलाबोरेट गार्डन प्लेसेस बनाए गए हैं अंबेर एंड आगरा के हिसाब से. आर्किटेक्चर फर्स्ट एसोसिएट यू कैन सी. अब यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक तो इसकी ईयर याद रखनी है, 1789 में स्टार्ट हुआ था एंड 1794 तक चला था. इन वेरी स्टेट of 18th century India, the common people did not enjoy the right to participate in the affair of their government. इंडिया की तरह बहुत जगह लोगों के पास इतने राइट नहीं थे. इन वेस्टर्न वर्ल्ड में दिस वाज द सिचुएशन अंटिल द 18th century तक. अमेरिका ने 1776 में अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज ऑफ द एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेट मतलब जिसके पास खुद के पास ऑलमोस्ट पावर. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मिडिल क्लास निकल के आई. पीजेंट्स, आर्टिसंस fought against the special right enjoyed by the clergy and nobility. से they believe that no group in society should have privilege based on birth. बर्थ के हिसाब से आपके पास प्रिविलेज नहीं हो सकते. rather people की जो सोशल पोजीशन है was dependent on merit. जो फिलोसोफर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सजेस्ट दैट उन्होंने बताया देयर बी इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी लोगों के लिए. दे आल्सो हेल्ड दैट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल. लोगों से अथॉरिटी आनी चाहिए
who must possess the right to participate in its sphere, कि अपने डिसीजन को खुद ले सकें. Movements such as French and American Revolution gradually transferred subject into citizens. और जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट, डेमोक्रेटिक राइट जो इंडिया में आए हैं लेट 19th सेंचुरी में, और इंडिया ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या लिया है, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है. सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही. अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ें, एक दो रीडिंग खुद से करें, एंड देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.